माँ बाप के ना होने की वजह से सिर्फ मेरे दादाजी मेरे साथ रहते थे। दादाजी को मुझसे बड़ा स्नेह था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस उनका हुक्का भरकर स्कूल चला जाता था। और ये मेरी किस्मत कहिए कि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। 12th में मेरी मेरिट आई थी। उसी बीच हमें पता चला कि एनडीए के फॉर्म निकले हुए हैं। उसमें मैंने दादाजी की सहायता से फॉर्म भर दिया और पोस्ट कर दिया। पूरे भारत में परीक्षा एक साथ हुई और मैं सफल कैंडिडेट रहा। एनडीए का एग्ज़ाम ऑफिसर लेवल पर होता है। बस मैं सफल कैंडिडेट था तो मुझे नेशनल अकादमी में ट्रेनिंग के लिए जाना था 4 साल के लिए। वहाँ पर ग्रेजुएशन भी कराई जानी थी। 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और 4 साल के बाद हम सबको अपने अलग अलग एरिया में भेज दिया गया। सबको अपने अपने दिमाग के हिसाब से, किसी को एयरफोर्स में भेज दिया गया, किसी को थल सेना में भेज दिया गया और किसी को नेवी में भेज दिया गया। मुझे आईएमए देहरादून में भेज दिया गया। वहां की अंतिम परेड में मैंने अपने दादू को बुलाया था। दादू यानी मेरे दादाजी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने ही मुझे अकेले पाला था। काफी जगह सेवाएं की, बदली हुई, मैं काफी जगह रहा और लास्ट में कर्नल रैंक से मैं रिटायर्ड हुआ। तब तक दादाजी भी ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। एक 300 गज का टुकड़ा मेरे लिए छोड़ गए थे। बाप की पुश्तैनी मकान और जमीन चाचा जी को दे दिया था। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं था, बस फिर क्या था, 300 गज में मैंने एक कोठी गाड़ दी। शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। बेटा पढ़ लिख कर विदेश में ही रह गया था और साथ में अपनी माँ को भी ले गया था। मैं देश छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जहां मैं रहता था वहां नितांत अकेला था। मेरे पुराने नौकर रामू और उसकी पत्नी नीता को मैंने अपने घर के रोजमर्रा के कामकाज के लिए रख लिया था, साफ सफाई और खाना बनाने के लिए। यहाँ इस शहर से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई थी, जिन्हें छोड़कर मैं विदेश में नहीं बसना चाहता था। रज्जू मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत सुजीली और बहुत सुंदर और गुलमुली सी कोमल सी लड़की थी। वो 6th क्लास में हमारे स्कूल में आई थी। पढ़ाई के कारण वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पढ़ने में काफी तेज थी। 12वीं में हम दोनों की मैरिट आई थी। मैं सेना में भर्ती हो गया और उसका मुझे पता नहीं। मैंने अपने नौकर रामू से पूछा तो उसने बताया कि आजकल वो यहीं रह रही है। इसी शहर में वो प्रोफेसर है, आती जाती रहती है। बस रामू ने इतना ही बताया था और मैंने उससे मिलने का मन बना लिया था। कल संडे था तो छुट्टी होगी। मैंने नाश्ता किया और मैं मिलने के लिए ऐसे ही निकल पड़ा। आज भी उसके लिए मेरे मन में एक बहुत गहरा आकर्षण है, जिसे मैं उसके सामने कभी इजहार नहीं कर पाया। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे गांव में एक नहर बहती थी। मैं उसके पास अक्सर जाया करता था और हर वक्त उस नहर को देखता रहता था। उस नहर में जो उफान आता था, उससे मैं कहता था कि तुम आसपास की हर मिट्टी कंकड़ पत्थर को बहा ले जाती हो, लेकिन एक सहतूत की टहनी अगर तुम्हारे बीच में खड़ी है तो तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आखिर इतनी उमंग, इतना जोश किस लिए है? कहाँ जाना चाहती हो? अक्सर ये नदी से मेरा सवाल होता था। एक दिन सामने से आकर रज्जू ने मुझे चौंका दिया और रज्जू के सामने खड़े होकर मैंने उससे वही सवाल किया नदी को लेकर। तभी रज्जू ने कहा कि छोड़ो ना ये फिलोसफी की बातें, मौसम देखो कितना अच्छा है, कुछ और बात करो। उस दिन पहली बार हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण हुआ था।
हम कुछ देर घूमते रहे और फिर उसके बाद स्कूल चले गए। स्कूल में भी हम ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। जब हमें कभी मौका मिलता, हम अकेले मिलते थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसकी नज़रें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हों और फिर वो नज़रों को झुकाकर शर्माकर चली जाती थी। इन चीज़ों का हमारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं हुआ। और जब मैं 4-5 साल की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, तो मैं आखिरी बार रज्जू से मिला। उसकी आंखें डबडबाई सी, गहराई सी आंखों में पानी, वो मुझे विदा दे रही थी। आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ काफ़ी सालों बाद, तो आज मुझे उसकी याद आई, उन सब बातों की याद आई। जब मैंने जाकर उसके घर की घंटी बजाई, तो सामने से एक अनजान औरत निकल कर आई। मैंने उनसे रजनी से मिलने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पूछ कर आती हूँ। फिर मुझे ड्राइंग रूम में ले जाया गया, मुझे वहाँ सोफे पर बैठाया गया। घर काफ़ी खूबसूरत था रजनी का। कुछ देर बैठने के बाद रज्जू मेरे सामने आई, एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए। वो गुलमुली सी चुलबुली सी लड़की अब बहुत दुबली पतली हो गई थी, और जो उसकी खूबसूरत आंखें थी, उस पर चश्मा चढ़ चुका था। जिंदगी के 50 साल बिताने के बाद भी वो बहुत आकर्षक और बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक से मैंने रज्जू से पूछ लिया, क्या हुआ रज्जू, तुम तो इतनी गुलमुली सी चुलबुली सी और प्यारी सी लड़की इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तभी रज्जू का जवाब आया कि देख लो, जिंदगी की ठोकरों ने इस रज्जू को कहाँ से कहाँ ला के छोड़ दिया है, क्या से क्या बना दिया है। आज भी मैंने उसकी आंखों में बचपन का प्यार देखा और आंखों में नमी देखी, लेकिन शायद वो इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी और उसने बात बदल दी और मुझसे पूछा, आपको तो विदेश में होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी देर रुका और फिर मैंने कहा, मुझे अपने शहर से लगाव था, अपने घर से लगाव था, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी और बेटे को विदेश से लगाव था, वो मुझे छोड़कर वहीं बस गए हैं। बस जिंदगी में कुछ ऐसे ही होता है, चीजें कब बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। तभी रज्जू ने कहा कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा भी उनके पास है। ये देखो, मेरे शरीर पर पड़े निशान इस बात का सबूत है कि किस हद तक मुझे टॉर्चर किया गया था। और जगह भी निशान थे मारने और पीटने के, लेकिन वो मुझे रज्जू दिखा नहीं सकती थी। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ रज्जू? तो रज्जू ने कहा कि पता नहीं, मेरी शादी होने के बाद वो लोग काफ़ी पैसे वाले थे पर बहुत साइको थे। और वही है ना, इंसान को बरतने के बाद पता चलता है इंसान कैसा है। एक लड़की बहुत सारे सपने लेकर अपने ससुराल जाती है, वो घर को बसाने जाती है, घर को बिगाड़ने नहीं। मैंने बहुत सहन किया पर प्यार से समझाया भी, पर उनकी समझ में नहीं आया। यही इसी शहर में मुझे प्रोफेसर की जॉब मिली, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं अपनी जॉब करूं। घर में नौकर चाकर थे, मेरी इतनी खासा ज़रूरत नहीं थी किसी काम के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे बेटा हुआ। मैंने लंबी छुट्टी ली। उसके बाद मैंने एक दाई तय की जो बच्चे का ख्याल रखेगी, और कई बार मेरे पीरियड्स खाली होते तो मैं बच्चे को आके ब्रेस्ट फीडिंग करा जाती थी। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं अपनी नौकरी जारी रखूं। उनका मारना और पीटना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने डिवोर्स ले लिया। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ गई और महिला जज मेरे केस की सुनवाई कर रही थी। उनको मैंने अपने शरीर के सभी जख्म दिखाए, लेकिन बेटे की कस्टडी मेरे पति के पास गई। बेटा अब उनके पास था। मैंने सोचा कि अपने जीवन साथी का मोह तो छोड़ दिया है, अब बेटे का मोह भी छोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि मैं महीने में उससे मिल सकती थी, पर मैंने उस मोह को ख़त्म ही कर दिया। जब पति नहीं तो बेटा भी नहीं।
बस मैं ज्यादा सुन नहीं पाया और वहां से उठकर चला आ गया। मन बड़ा भारी और दुखी था। मैं सोच रहा था कि माँ बाप ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों कर देते हैं। रोज हम नदी किनारे घूमते थे, रज्जो मुझे वहीं मिलती थी। हमेशा मेरे मन में यही सवाल रहता, तो मैंने रज्जो से पूछ ही लिया। तब रज्जो ने कहा कि आ, वकील ने भी यही क्वेश्चन मेरे पिता से किया था, तो उन्होंने कहा कि हमें लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। महिला जज ने कहा कि तुम्हें पता था तुम्हारा बेटा साइको है, फिर भी तुमने एक लड़की की जिंदगी खराब की। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सजा ना देकर मैं तुम्हें 10 लाख का जुर्माना देती हूँ। तुम अभी अभी रज्जो के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करो और रसीद कोर्ट में जमा कराओ, और रज्जो के दहेज में जो भी चीजें थी वो सारी वापस करो। तो इंस्पेक्टर तय किए गए जो मेरे साथ वहां पर गए और मेरा एक एक सामान वहां से लाया गया। मैं बापूजी के पास आ गई। माँ और बापूजी इसी गम में चल बसे। रज्जो कहती है कि तुम तो कहते थे कि जब नदी का तेज बहाव आता है और शहतूत की टहनी सिर्फ इसलिए नहीं टूटती क्योंकि वो नदी के बहाव के सामने झुक जाती है। मैंने तो झुककर भी देखा, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये जवाब शायद नदी के पास भी नहीं था। नदी के किनारे घूमते घूमते मैंने रज्जो से पूछ लिया, रज्जो तुम्हें किसी पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं था क्या? उसने कहा कि था, पर वो पुरुष तुम थे। लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई और तुम मेरे हाथ से निकल गए। तुम्हारी शादी कहीं और हो गई और मेरी शादी कहीं और। हाँ रज्जो, हम गलती की सजा तो भुगत ही रहे हैं। इसे गलती कहो या लोक लाज की शर्म कहो, समाज का डर कहो, उस वक्त वो जमाना था ही नहीं। क्या अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? तभी मैंने रज्जो से कहा कि मैंने बहुत बार अपनी पत्नी को खत लिखा कि वो यहाँ मेरे पास आकर रहे, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मैं यहाँ आपके पास आकर नहीं रहूंगी। आप चाहे तो मुझे तलाक दे सकते हैं। क्या मैं उसे तलाक देकर हम एक साथ नहीं हो सकते? क्या फिर से हम अपने अधूरे प्यार को शुरुआत नहीं दे सकते? रज्जू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो तेजी से अपने घर की तरफ चली गई। मैं वहां बेंच पर बैठा रहा और सोचता रहा। 2 दिन तक रज्जू नदी किनारे नहीं आई। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि शायद मैंने बहुत गलत समय पर बहुत गलत जवाब पूछ लिया है। 2 दिन बाद रज्जू नदी किनारे फिर मुझसे मिली। दूर बैठी कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ रज्जू ने कहा कि क्या हुआ? मैं नारी हूं, पूर्ण नारी हूं। मैंने अपने पति से तलाक लिया। मैंने एक सर्जन किया है। मैं एक बेटे की माँ हूं। क्या हुआ कि मैं उससे मिलने नहीं जाती, पर वो तो मुझसे मिलने आता है। हर बार मुझे माँ होने का एहसास दे जाता है। समाज के डर से ही सही, पर मैं अब किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती। मैं पूर्ण नारी हूं। मैं पुरुष की तरह कभी एक, कभी 2 या कभी इस पर या कभी उस पर सवार नहीं होना चाहती। मैं पुरुष नहीं हूं। तू नहीं तो कोई और सही, ये वाली वृत्ति मेरे अंदर नहीं है। ये दोस्ती है, इसे दोस्ती ही रहने दो और इसे एक दोस्ती के रूप में ही निभाने दो। आपकी पत्नी विदेश में ही सही, पर वह आपकी पत्नी है। स्वतंत्र हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। जब चाहे उठती हूँ, तब चाहे खाती हूँ, तब चाहे सोती हूँ। मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। नदी की लहरों ने भी अपने मूक संदेश में यही कहा है कि तुम उखड़ी जरूर हो, पर तुम स्थापित हो गई हो। तुम बहो, शांत होकर बहो। तुमने अपने जीवन में आने वाली बाधा अपने पति को उखाड़ फेंका है। इसी तरह शाश्वत बहती रहो और रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें उखाड़ फेंको। तुम कमजोर नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम एक नारी हो। उसके बाद वो थोड़ी देर शांत बैठी और वापस अपने घर चली गई। उसके बाद मुझे लगा कि पूरे पुरुष समाज पर एक तमाचा मार के गई है। तू नहीं तो कोई और सही, इस व्रति को लेकर। उसके बाद रज्जू मुझसे कभी नहीं मिली।
मुझे समझ आ गया था कि हम नहर के वो दो किनारे हैं जो शायद कभी नहीं मिल सकते। चाहे उस नदी में कितना भी उफान आ जाए, कितनी भी उग्र हो जाए, लेकिन नदी अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ेगी। मैं समझ गया था कि अब मैं रज्जो को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि वो स्त्री है, एक मर्यादित स्त्री है, पूर्ण स्वतंत्र और सेल्फ इंडिपेंडेंट स्त्री है। रज्जो से बात करने के बाद मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि प्यार का मतलब पाना नहीं होता है, प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता है, प्यार अनकंडीशनली भी हो सकता है। आप किसी कोने में हो, दूसरा किसी कोने में है, प्यार वैसे भी हो सकता है। और ट्रू लव वही होता है जो अनकंडीशनल हो, उस पर कोई कंडीशन ना हो। किसी को जबरदस्ती पाना प्यार नहीं होता।